अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की रिवीजन क्लास PRC1 वंस अगेन यू आर वेलकम। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। हम पढ़ने जा रहे हैं एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 और उसकी रिवीजन। एक्रूअल का चैप्टर अगर हम देखें और इसका सिलेबस देखें तो आई थिंक सो ये सिलेबस है, नया सिलेबस है या नहीं पता नहीं। सिलेबस मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि नहीं किया था। चलो अभी नहीं डिस्कस भी नहीं करते, बाद में डिस्कशन करूंगा। एक्रूअल एंड प्री पेमेंट का चैप्टर, क्या मसले मसाइल आप लोगों को थ्रू आउट योर सेशन पेश आए हुए हैं या पेपर देते हुए पेश आता है या क्वेश्चन करते हुए पेश आता है। एक्रूअल चैप्टर बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, प्री पेमेंट हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री पेमेंट एंड एक्रूअल? ठीक हो गया, प्री पेमेंट हो जाता है, एक्रूअल नहीं होता। ठीक है जी। और जब दोनों प्री पेमेंट और एक्रूअल्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तब मसला आता है। डन जी, कैलकुलेशंस करने में मसला आता है। और चलें, मुझे ये बताएं, कभी आपने इसकी टाइमलाइन बनाई है? एवर टाइमलाइन एवर नहीं। बस फिर ऐसा ही मसला है। मसला है यहाँ पे, अगर आपको टाइमलाइन बनाने आती है तो फिर इसका मतलब है एक्रूअल कोई मसला है ही। ठीक है, चलें फिर टाइमलाइन है क्या चीज उसके ऊपर बात करता हूं और फिर सवालों के ऊपर बात करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और फिर एंट्रीज के ऊपर बात करते हैं। एक्रूअल का चैप्टर, एक्रूअल एंड प्रीपेड एक्सपेंस, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस? पहली चीज ही देखते हैं जी, बताएं जी। एक्रूअल, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में फर्क क्या है? ठीक है, कैश बेसिस है, आपने पेमेंट, अगर साल का एक रेंट है, आपने 8 महीने का रेंट पे किया है तो बस वो 8 महीने का लिखा जाएगा कैश बेसिस में कि 8 महीने का, साल में खर्चा 8 महीने वाला। एक्रूअल बेसिस में नहीं, 12 के 12 महीने आने चाहिए। ठीक, 8 महीने पे हो गए, 4 एक्रूअल पे हैं, पे होंगे। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है। इसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है। जिस मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जिस साल के खर्चे हों उसी साल में रिकॉर्ड होने चाहिए। जिस साल में सेल किया है उससे रेलेवेंट खर्चे उसी साल में रिकॉर्ड होंगे, तो ये एक मैचिंग हो रही है। ठीक, सेम थिंग एक्रूअल भी यही है। एक्रूअल का कॉन्सेप्ट भी यही है कि खर्चा अगर इस साल का है तो इसी साल में बुक करो, इनकम अगर इस साल की है तो इनकम भी इसी साल में बुक करो, इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों इस साल में। अच्छा, ये काम करने से पहले, पूरा करने से पहले मुझे 2 एंट्रीज लिखकर बतानी है आपने। उधार के ऊपर एक्सपेंस हो तो क्या एंट्री होती है, और उधार के ऊपर इनकम हो तो इसकी क्या एंट्री होती है। बस ये एंट्री लिख दें, फिर हम आगे चलेंगे। एंट्री लिखें आप, मैं 1 मिनट में चेक करने लगा हूं आपसे।
गुड हो गया। आप कहीं ये वाली एग्जांपल्स देख के तो नहीं परेशान हो गए हो? स्टडी टैक्स की एग्जांपल पता चले, एग्जांपल्स देख के परेशान हो गए हो? अच्छा, देखा ही नहीं है यार, ये तो बहुत बुरी बात है। उसके एमसीक्यूज भी नहीं किए? ये तो फिर बड़ी जबरदस्त आपकी कहानी है ना, कि आपने पूरा सेशन गुजार लिया, शायद कुछ लोगों ने 2-2 3-3 दफा पेपर भी दे दिया और फिर भी चैप्टर नहीं पढ़ा। ये तो फिर साइंसदानों वाली बात हुई ना, फिर पूरे साइंसदान हुए फिर तो हम। फिर नाइट तो सही आपको आउट करता है फिर ऐसे लोगों को तो समझाओ जी, पढ़ा दें। एंट्री बना ली है, गुड हो गया जी। क्या बनाई दी? एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, एक्रूड इनकम डेबिट। और ये कौन सी एंट्री है बेटा? एक्रूड इनकम। व्हाट इज एक्रूड इनकम एंड व्हाट इज रिसीवेबल? सर एक्रूड इनकम जो कि आपकी इनकम हो गई है लेकिन आपको मिली नहीं है, वो आपके रेसेट हो एंड व्हाट इज रिसीवेबल? रिसीवेबल इज द रेसेट। डू यू नो आपने एंट्री क्या बनाई है? आप एक्रूड इनकम भी उसी रिसीवेबल को ही बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है। आपने एंट्री बनाई है रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। चेंज करें, पहले सही लिखी थी शायद, नहीं। एक्रूड इनकम या रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट होती है। क्रेडिटर क्यों बोल दिया? क्रेडिटर लफ्ज सिर्फ और सिर्फ बेटा इस्तेमाल होता है परचेजेस के लिए। किसके लिए? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, बाकी सब के लिए एक्सपेंस के लिए पेबल का लफ्ज यूज करेंगे आप। when expense is not paid then entry expense debit, creditor नहीं, पेबल। क्रेडिटर लफ्ज सिर्फ परचेजेस वाले एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल होना है और किसी के लिए नहीं इस्तेमाल होना। इनकम इज नॉट रिसीव, डेटर भी नहीं, डेटर भी सिर्फ सेल के लिए इस्तेमाल होता है, रिसीवेबल का लफ्ज इस्तेमाल होगा जी। कैश, मैं उधार का बोला है, उधार की एंट्री, कैश नहीं, उधार के ऊपर एंट्री। सारी उधार की कहानी मैंने कही कि उधार के ऊपर एक्सपेंस है, क्या एंट्री होगी? उधार के ऊपर इनकम है तो क्या एंट्री होगी? आपने सारा कुछ कैश शामिल कर देता है फाड़ के। रिसीवेबल इनकम एक्सपेंस पेबल, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, पेबल डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, क्या एंट्री बनाई है? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। ये तो उल्टा काम कर दिया, इसके टोटल उलट है एंट्री। एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट होती है और इनकम डेबिट लिखी है, क्रेडिट लिखी है, समझ नहीं लग रहा है। डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, टोटल उल्टी एंट्री बनाई है आपने। हाँ जी, एक्सपेंस पेबल रिसीवेबल इनकम, ठीक है। एक्सपेंस पेबल, एक्रूड इनकम का दूसरा नाम रिसीवेबल है और इनकम, ठीक है जी। हाँ जी, एक्रूड इनकम टू इनकम, एक्सपेंस टू एक्रूड एक्सपेंस, तो दूसरा नाम इसका एक्रूड एक्सपेंस। व्हाट इज एक्रूड एक्सपेंस? दैट इज अ लायबिलिटी पेएबल। एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस,
एक्रूड इनकम, इनकम, दिस इज रिसीवेबल। बैठे बेटा, साइन करवाने, पेंसिल, इसमें मेरे साइन कहाँ पे होने? हाँ ये आ गया, एक मिनट लगा दो। स्टैम्प नीचे से लगेगी। या जी बच्चों, अब अगर आपको ये वाली एंट्री आती है ना बच्चों, तो समझ जाएं आपको एक्रूअल आती है इंशाल्लाह। आपकी बेस जो है एक्रूअल की ये वाली एंट्रीज हैं, उधार के ऊपर एक्सपेंस, उधार के ऊपर इनकम। ये अगर आपको एंट्री आती है तो इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा। ऑन अकाउंट एक्सपेंस, ऑन अकाउंट का मतलब उधार, ऑन अकाउंट का मतलब उधार, ऑन अकाउंट इनकम। सिंपल हो जाए, क्या हो जाए, अपने अंदर सिंपलिसिटी लेकर आए। अकाउंटिंग के अंदर भी रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम की नेचर क्या होती है? रिसीवेबल की नेचर डेबिट। इनकम अक्सर उधार पर होती है, अक्सर उधार चलता है। तो अगर उधार चलता है तो क्या एंट्री होनी है? आर स्टैंड्स फॉर, समझ लग रही है, रिसीवेबल है, हाँ, इनकम। और उधार पर एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। सिंपल है, इसके अंदर एक्रूड के नाम नहीं आ रहे। एक्रूड कहते हैं बाद में, एक्रूड किसको बोलते हैं? बाद में। तो ये सिंपल है अल्फाज। एक्रूड के हिसाब से इसी एंट्री को लिखें तो एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। यहां पर चूंकि दोनों जगहों पे लफ्ज एक्सपेंस लिखा हुआ है तो लिहाजा थोड़ा सा वो एक्रूड के अंदर दिमाग में शायद वो ना आता हो, लेकिन पेबल का लफ्ज हमेशा लायबिलिटी के लिए होगा, रिसीवेबल का लफ्ज हमेशा एसेट के लिए होगा। ठीक है, ये सेम एंट्रीज है, कोई फर्क नहीं है। ये भी लायबिलिटी का नाम है, ये भी क्या है, लायबिलिटी का नाम है। यस, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेबल इज द सेम, नथिंग डिफरेंस। एक ही चीज के दो नाम हैं, एक ही चीज के दो नाम हैं। इसी तरह से रिसीवेबल के लिए भी क्या होगा, एक्रूड इनकम लफ्ज यूज हो सकता है, डेबिट और इनकम क्रेडिट। लेकिन मैं ज्यादा पसंद जो करता हूं, मैं सिंपलिसिटी पसंद करता हूं। सिंपलिसिटी में जिंदगी क्या रहती है, आसान रहती है, याद करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। डन। अब आपके मैंने मसले सुने, मैं उसकी बेसिस के ऊपर मैंने अपने आप को चेंज किया है। अब मुझे यही वाली एंट्री दो टी अकाउंट के अंदर फिट कर कर बतानी आपने, पेएबल के अकाउंट में और रिसीवेबल के अकाउंट में। ये वाली एंट्री फिट कर कर बतानी है। ऐसा करें, एक टॉप पर एक ऐसे करें, दो पेजेस ओपन करें। क्या करें? दो पेजेस ओपन करें, टॉप के ऊपर टी अकाउंट बना दें, एक टी अकाउंट और एक दूसरा टी अकाउंट। दो अलग अलग पेजेस के ऊपर, दो अलग अलग पेजेस के ऊपर फुल फ्लैज एक टी अकाउंट बना दें। और एक है एक्सपेंस पेएबल का अकाउंट और एक है इनकम के रिसीवेबल का अकाउंट। ठीक है,
जो एंट्री आपने की है जुबानी इसके अंदर प्लेस करके बतानी है डायरेक्टली। जो एंट्री मैंने बताई है उसको इसके अंदर लिखकर बताना है। कहां पर लिखेंगे आप? रिसीवेबल का अकाउंट, एक्सपेंस पेबल, रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। ठीक हो गया। BDCD की जगह छड़ देखे मैं BDCD की जगह छोड़ के, हाँ जी, यहाँ पे ना एक दो लाइंस खाली छोड़े फिर ये लिखें क्योंकि BDCD आने हैं। पेबल रिसीवेबल का BD होता है कि नहीं होता? बोले होता है कि नहीं होता? तो फिर एक BD की जगह तो छोड़ देना। अक्सर स्टूडेंट्स पहली लाइन ही वो लिखे जा रहे हैं। यहां पर पेबल का BD किस साइड पे लिखा जाता है? ये होता है ना, और इसका CD यहां पे लिखा जाएगा। बोले ऐसे ही है कि नहीं है? रिसीवेबल का BD यहां पर लिखा जाता है, CD यहां पर लिखा जाता है, ऐसे ही है। अब आपने जो पहली एंट्री थी, पहली एंट्री कौन सी थी? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, यही थी। इसको पोस्ट करना है एक्सपेंस पेएबल के अकाउंट में। कहां पे आएगा? यहां पे लिखा जाएगा कि नहीं? ये पहली एंट्री आई। और इनकम की क्या थी? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इसको मैं क्या बोलूं, कौन सी नंबर एंट्री बोलूं? ये 1 2 3 बोल देते हैं। कहां पे लिखूंगा? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, यहीं पे लिखा जाएगा। यही वो वाली है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, यही वो वाली है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। ऐसा ही है। डन। अब आपने एक एंट्री मुझे लिखकर बतानी है कि अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर इस उधार वाली चीज को, उधार की पेमेंट कर दूं ऑन पेमेंट, जब मैं पे करूंगा तो क्या एंट्री होगी? मैंने उधार के ऊपर एक्सपेंस किया हुआ है, उधार पे है, और फिर मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं, तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? लिखनी है, पहले एंट्री लिख के बताएं मुझे। एक्सपेंस ऑन अकाउंट आ गया, जब पे होगा क्या यही वाली एंट्री होगी? बोले पक्का? अच्छा, और जब हमें कैश रिसीव होगा इनकम का, तब क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। वेल डन। कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट व्हेन कैश रिसीव, यही एंट्री होगी। अब ये वाली एंट्रीज भी क्या कर दें? पोस्ट कर दें। पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 3 नंबर नहीं, हाँ 2 नंबर थी ये वाली एंट्री। और यहां पर कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ये 3 नंबर थी एंट्री, ये 4 नंबर थी। रिसीवेबल ऑफ इनकम, ठीक हो गया? अब ये है आपका नॉर्मल एक्सपेंस का अकाउंट। क्या है? ये है नॉर्मल एक्सपेंस का अकाउंट और नॉर्मल इनकम का अकाउंट। इनकम और एक्सपेंस उधार के हिसाब से ही एंट्रीज बनती हैं। क्या होती हैं? एंट्रीज कैसे बनती हैं? उधार के हिसाब से एंट्रीज बनती हैं। अभी आपने
एक बच्चे ने कहा जब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं ना तब प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि उन्हें जर्नल एंट्री नहीं आती, उन्हें ये नहीं पता कब कैश डेबिट साइड पे लिखना है, कब कैश क्रेडिट साइड पे लिखना है। ठीक है, तो एंट्री से सोचना है। किससे सोचना है? एंट्री से सोचना है। एक्सपेंस हमेशा उधार के हिसाब से एंट्री बनानी है, एक्सपेंस की एंट्री हमेशा उधार के हिसाब से बनानी है और इनकम की एंट्री भी उधार के हिसाब से बनानी है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। और फिर टी अकाउंट के अंदर पोस्ट करें एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। प्रॉब्लम ये है कि जब आप कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, शहीद होने लगा था, अल्लाह करे बच गया हो, ये एक वाहिद पेन है, उस पेन से इस पे लिखा भी नहीं जाता। अच्छा, उधार के हिसाब से एक्सपेंस एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। प्रॉब्लम आपका या बुक का ये है कि उसके अंदर जो कंबाइंड अकाउंट बना हुआ है ना, उसके ऊपर हेडिंग दी है इनकम इंस्टेड ऑफ रिसीवेबल। उस हेडिंग को चेंज कर दो और लिखो रिसीवेबल ऑफ इनकम। उस हेडिंग को क्या कर दो? चेंज कर दो और क्या हेडिंग बना दो? रिसीवेबल, कि ये रिसीवेबल का लेजर है। ठीक है, मैं पूरा बनवा दूंगा, उसके बाद फिर आप लिख लीजिएगा। ये है मेन अकाउंट। ये क्या है? मेन अकाउंट। जो एंट्रीज बननी है वैसे हिसाब से बननी है। चलो मैं दिखाऊंगा ना, तब वहां पे कर लीजिएगा, चैप्टर भी दिखाऊंगा ना, वहां पे कर लीजिएगा। अच्छा, मैं कंबाइंड अकाउंट की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी पड़नी समझाने के लिए। अगर एक बंदा आता है और मुझे एडवांस में पैसे दे देता है, क्या करता है? एडवांस में पैसे दे देता है, वो मेरे लिए इस साल की इनकम होगी या अगले साल की इनकम में लेके जाना है? अगले साल की इनकम में लेके जाना है। ठीक है ना? मेरे पास पैसे आ गए हुए हैं, अगर मैं कैश बेसिस पे चल रहा होता तो मैं उसे इनकम बना चुका होता, लेकिन हम चल रहे हैं किस पर? एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस में वो इनकम अगले साल की है। ठीक है, आपको पैसे आ गए, ठीक, या तो वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे या उसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी पड़ेंगी। इज इट सो और नॉट? मेरे पास पैसे आए हैं, ठीक, कि भाई मैंने तुमसे चीजें खरीदनी है फ्यूचर में, कल को वो आके कह सकता है यार मेरा इरादा नहीं रहा, मैंने पैसे जो दिए वो वापस कर दो, कह सकता है ना? तो अगर मेरे पास इनकम है और इनकम से रिलेटेड मुझे एडवांस में पैसे आ जाते हैं, तो वो मेरे लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी ना। बोले इनकम इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम, इसको डेफर्ड इनकम भी बोलते हैं, दो तीन नाम है, अनअर्न्ड इनकम, डेफर्ड इनकम। ठीक, ये लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? लायबिलिटी। लॉजिक उसकी क्या है? लॉजिक उसकी यही है कि मेरे पास पैसे एडवांस में आ गए हैं, कल को ये मुझसे वापस भी मांग सकता है। मैंने किराए पर दुकान चढ़ाई, 2 साल के लिए मैंने रेंट ले लिया, या 6 महीने बाद वो बोल सकता है भाई मैंने नहीं, मजीद नहीं आपके साथ चलना, ये दुकान अपनी वापस ले ले, मेरे पैसे मुझे वापस दे दें। होगा कि नहीं होगा? पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे ना। तो जो मैंने एडवांस में पैसे लिए होंगे वो मेरे लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। अब लायबिलिटी को यहां पर फिट करना है, सिर्फ 2 चीजें फिट होनी है। क्या होनी है? 2 चीजें फिट होनी है, एक उसका बीडी और एक उसका सीडी, नथिंग एल्स। एंट्री किस हिसाब से चलनी है? रिसीवेबल या पेबल। एक्सपेंस का पेबल, इनकम का रिसीवेबल के हिसाब से एंट्री चलनी है। आप
कंबाइंड अकाउंट है तो बस क्या करो, बीडी इन एडवांस पैसे आए हुए वो यहां पर लिख लो, और सीडी इन एडवांस आया हुआ तो यहां पर पैसे लिख लो। बस एंट्री के लिए यह वाली लॉजिक इस्तेमाल नहीं करनी। अगर एंट्री का सोचना है और लॉजिकल सोचना है तो हमेशा उधार के हिसाब से एंट्री सोचनी है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम आपका यह रिजॉल्व हुआ कि कैश इधर लिखना है कि इधर लिखना है। अब कैश इधर भी आ रहा है, कैश इधर भी आ रहा है। अगर रट्टे पे चलोगे तो क्या होगा, मिक्सिंग होगी। रट्टे पे नहीं चलना, किस पे चलना है, एंट्री पे चलना है। एक्सपेंस की एंट्री उधार के हिसाब से क्या बनी, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल। पोस्टिंग तो आती है ना, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट साइड पे लिखना है, और फिर जब उसकी पेमेंट करनी है तो एंट्री पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस की पेमेंट करनी होती है ना, इनकम के लिए पैसे रिसीव करने होते हैं, तो सबसे पहली कहानी तो ज़हन में एंट्री लेकर आओ। क्या लेकर आओ, एंट्री लेकर आओ, क्योंकि एक एंट्री का किरदार होता है, सबसे बड़ा किरदार है। अगर कंबाइंड, जो बच्चे ने कहा कि जी कंबाइंड जब आ जाता है प्रॉब्लम होती है, तो उसमें सबसे बड़ा किरदार है कि आपने एंट्री सही लिखी हो। ठीक है, रट्टे पे चलेंगे, क्या मिक्सिंग होगी, हो सकती है। ठीक, एक हेडिंग काम करती है, बुक में हेडिंग इनकम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनकम का कोई वो नहीं होता, और उसके साथ बुक में लिखा हुआ ये नोशनल अकाउंट है। क्या है, नोशनल, फर्जी अकाउंट है। अब मैंने उस फर्जी अकाउंट को रियल में कन्वर्ट करने के लिए, एंट्री समझाने के लिए आपको ये बताया कि जनाब एंट्री किस हिसाब से बननी है, इनकम में रिसीवेबल के हिसाब से और एक्सपेंस में पेएबल, उधार के हिसाब से। एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। डन, बात क्लियर हो गई। अब सिर्फ ये रेड कलर में जो है ये एडवांस की कहानी फिट कर दी। कितने वेरिएबल, कितने वेरिएबल, 6, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल मीन्स 6 सवाल। 6 वेरिएबल मीन्स 6 सवाल मैं पूछ सकता हूं एक ही सवाल के जरिए। एक ही सवाल में कभी कोई इंफॉर्मेशन आउट करके, कभी कोई, कभी कोई। ये हो गई कहानी इनकम की। एक्सपेंस एडवांस में कर दे तो उसे प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड की नेचर है डेबिट। क्या है, बस इन एडवांस यहां पर बीडी आ जाएगा किसका, प्रीपेड का। यहां पे सीडी आ जाएगा किसका, प्रीपेड का। प्रीपेड भी एडवांस है। ठीक है, बात में लग गई। एंट्री किस हिसाब से बनाओगे, उधार के हिसाब से। डन, 6 वेरिएबल्स याद करने हैं यार, याद किए बगैर हो जाएंगे, एंट्री के जरिए हो जाएंगे, एंट्री के जरिए हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपका एक आ रहा था आपको कि कंबाइंड जब आता है तो एक प्रॉब्लम आती है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कंबाइंड वाले, फिर दूसरी की तरफ चलेंगे, सारी चीजें साथ साथ लेके चलेंगे। कंबाइंड वाला सवाल वो ढूंढना है ना अब हमने कि कंबाइंड अगर आ जाती है अप्रोच, तो अब क्या यही वाला अकाउंट पेएबल का प्रीपेड भी हो जाएगा। प्रीपेड और पेएबल का दोनों अकाउंट सेम हैं, लेकिन एंट्री किस हिसाब से बननी है, बोले, एक्सपेंस की पेएबल के हिसाब से। ठीक है, और इनकम की रिसीवेबल के हिसाब से। अगर आप एंट्री के हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह कभी भूलेंगे नहीं, अगर एंट्री आती है तो। अगर एंट्री नहीं आती तो फिर तो जो मर्जी लिखते जाओ। अगर रट्टे के ऊपर चलना है, ये चीज इस साइड पर, ये चीज इस साइड पर, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, फिर पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है। फिर पढ़ाई भी साइड पे कर दें, कोई जरूरत नहीं है अकाउंटिंग करने की। हाँ, फिर बीए कर लो या फिर रेडी ला लो। हाँ, है अभी ऑप्शन, बिजनेस करो, बिजनेस फिर जरूर बीए करना है।
अच्छा जी, अब आओ जनाब, अब सवाल ढूंढते हैं कोई कॉम्बो। ये देखो ये कॉम्बो अकाउंट बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? कॉम्बो अकाउंट बने हुए हैं। मैंने यहां पर भी रिसीवेबल लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी लिखा हुआ है ये ऑन अकाउंट अप्रोच के तहत चलना है आपने। उधार का इनकम रिसीवेबल ये एक, ये सीडी 2, ये रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट ये उधार के हिसाब से ऑन अकाउंट अप्रोच हो गई। और इन एडवांस ये आ गई कहानी एडवांस की, ठीक है। बस बीडीसीडी आना है, एंट्री किस हिसाब से चलनी है? ऑन अकाउंट, उधार के हिसाब से। ये मैंने लिखा हुआ है बुक के अंदर, इसकी हेडिंग इनकम अकाउंट लिखी हुई है, जिसकी वजह से समझ नहीं लगता, जिसकी वजह से एंट्री नहीं आप लोग बना पाते हैं, एंट्री के हिसाब से सोच नहीं पाते हैं, फिर रट्टे वाली कहानी की तरफ जाते हैं, जिसका फायदा नहीं। इसी तरह से कॉम्बो में एक्सपेंस का अकाउंट, बीडी पेबल, सीडी पेबल, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, जो उसके प्रीपेड है बस वो बीडी और सीडी यहां पर आ रहा है। एंट्री के हिसाब से उसका कोई किरदार नहीं, ठीक है बच्चों। अब ढूंढते हैं कोई सवाल कंबाइंड वाला मिल जाए तो। आ जाओ भाई, अब कंबाइंड वाले अकाउंट किधर गए हैं? लगता है मुझे बुक से देखना पड़ेंगे। कोई आप लोगों में से बता दे। चलें जी, एक्स लिमिटेड रेंट्स इट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड एट 31 दिसंबर 18 वायल ओड 3200 फॉर रेंट बट एट 31 दिसंबर 19 हैड पेड 4500 इन एडवांस। During the year, X Limited had received 17,100 in rental income from Y Limited. What is the rental income to be shown in the statement of profit and loss? Requirement क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इनकम, इनकम एंट्री बेटा, एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस बोलोगे तो फिर तो अब गए काम से। इनकम लिखना है तो इनकम का कौन सा अकाउंट बनाओ? रिसीवेबल बनाओ। जरा जल्दी जल्दी देखते हैं आज ये सवाल होता है कि नहीं होता। जो मैंने अभी सिखाया ये रेप्लिका है। 50B का मतलब है स्टडी टेक्स्ट का 50 नंबर था एमसीक्यू, उसको मैंने चेंज कर दिया। अब रिसीवेबल का अकाउंट बीडीसीडी जुबानी लिखो। क्या लिखो? जुबानी लिखो और 3-4 वेरिएबल्स बना दो। 6 वेरिएबल्स थे ना, 6 के 6 वेरिएबल्स बना दो। ऐसा करते हैं 6 के 6 वेरिएबल्स बना दो। नहीं इधर उधर नहीं, हाँ 50B ये वाला रेंटल इनकम है तो इनकम रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ। किसका? रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ। जल्दी जल्दी बनाओ, छेती छेती। रिसीवेबल का अकाउंट बनाएं और आप ये सवाल कर जाएंगे आई गेस इंशाल्लाह। रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। बेटा मार्कर यूज करना छोड़ दें। अच्छा वो वाला एडवांस की कहानी याद रखने के लिए कर रही है, फिर ठीक है। हमारा सीए तो वैसे बड़ा आसान सा है, एक ब्लैक बॉल पॉइंट चाहिए वैसे इसको करने के लिए। मैंने तो पूरा टी काउंट बना दिया उससे, मार्कर से। वो खुशखती के नंबर जो है ना उसमें मिलते होते थे मैट्रिक में, एफएससी में। जिसने अच्छे से और
जिसने 40 हेडिंग्स लिखी हैं उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जिसने 20 लिखी हैं कम मार्क्स मिलेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर है अगर एक लाइन में आंसर कर सकते हो और सही है तो मार्क्स मिलेंगे, उसी चीज को 5 लाइन में करते हो तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यहां पे ये कहानी। हाँ जी, रिसीवेबल डेबिट इनकम। अब इतनी देर क्यों लग रही है? रिसीवेबल का बीडी किधर होता है? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे? समझ नहीं आई हमने क्या कहा। मैंने कहा रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है बस। क्या बनाना है? रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है। मैंने क्या रिसीवेबल का अकाउंट बनवाया था? रिसीवेबल का बीडी डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो डेबिट में लिखा क्यों नहीं अभी तक आपने? बीडी, बीडी ओपनिंग बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस, शायद कोई ब्रॉड फॉरवर्ड भी पढ़ता हो। बीडी सीडी और नाल पढ़ के लिखना है, गौर से पढ़ना है, गौर से अन्यवार नहीं लिखना। क्या क्या बोला मैंने? गौर से लिखना है, अन्यवार नहीं लिखना, ठीक है। बीडी सीडी, रिसीवेबल के बीडी डेबिट, सीडी भी डेबिट बैलेंस, लेकिन लिखा जाता है क्रेडिट साइड पे, ठीक। रिसीवेबल की एंट्री, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और जब कैश रिसीव होता है तो कैश डेबिट और रिसीवेबल यही होगी। 4 एंट्रीज बनती हैं, 6 4 5 4 एंट्रीज। ये देखो ऐसे बनाना था आपने रिसीवेबल का अकाउंट। इनकम बनानी है, किसके साथ बनाओगे? रिसीवेबल, बीडी सीडी, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये 4 वेरिएबल्स तो पक्के हो गए ना। अगर इन एडवांस आएगा तो बाद में देख लेते हैं। बीडी क्या लगता है? रेंट इट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड एट 31 दिसंबर 18 वाइल ओड 3200 फॉर रेंट। वाई हमने एक्स के हिसाब से काम करना है या वाई के हिसाब से? एक्स के हिसाब से काम करना है ना, एक्स लिमिटेड की रिक्वायरमेंट है। वाई एल ओड 3200 फॉर रेंट, इसका मतलब क्या होगा? 31 दिसंबर 18 पिछले साल, सबसे पहली कहानी हो गई। पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग होता है, ये कहानी हो गई। अब अगली कहानी सोचनी है। उसने बोला है वाई एल ओड 3200, इसका मतलब क्या है? वाई एल ने पैसे देने हैं, किसको? हमें, एक्स को। किसको? एक्स को। तो एक्स के लिए ये क्या बना? रिसीवेबल। क्या बना? रिसीवेबल। रिसीवेबल बना ना, तो मुझे 3200 फॉर रेंट क्या मिल गया? रिसीवेबल। मैं जाऊंगा और 3200 क्या लिख दूंगा? ओपनिंग में। मुझे जो उनसे चीज मिलती जाती है मैं वो लिखूंगा तो सवाल बनेगा, आंसर होगा, नहीं तो नहीं होना। लिखा गया? अगली बात, बट ऑन 31 दिसंबर हैड पेड 4500 इन, किसने? वाई ने हमें एडवांस में दिया, तुम्हारे लिए क्या बनेगी? वो लायबिलिटी बनी। इन एडवांस की बात कहां पे लिखनी थी? सीडी, इन एडवांस, यहां पे लिखना था ना। और सीडी के बारे में बोला ना, बीडी तो था ही नहीं इसका, इन एडवांस का। तो सीडी इन एडवांस कितना आया? 4500। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड हैड रिसीव्ड, रिसीव का मतलब कैश आया, कितना? 17,100 कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। इनकम क्या होगी? बैलेंसिंग अमाउंट बना दो। अब बीडी इस साइड पे आ रहा है, सीडी भी इस साइड पे आ रहा है कि नहीं? ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इनकम कितनी आई जी? 9400। क्या ऑप्शन आ रही है? यस आ रही है। अच्छा जरा एक और काम करके देखो,
रफ वर्क कलाजा से इस जो सीरी को है ना, इसको भी डेबिट बैलेंस लिख के देखो तो फिर क्या आंसर बनता है, जरा चेक करो। वो भी ऑप्शन आ रही होगी इंशाल्लाह। मींस मैंने यहाँ पर लिख के देखे 4500, यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पर लिख के देखे फिर क्या बैलेंस बना, 4500 जमा 17 माइनस 3200, कितना है? अच्छा एक और सवाल करके देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस 3200 को इधर लिख कर देखो फिर क्या बनता है। ये 4500 यहीं पे रहने तो 3200 यहाँ पे रखो। किधर जाओगे किधर जाओगे? आपको हमेशा क्या लगेगा, ओ मैं तो सही हूं। ये मैंने बनाया हुआ है सवाल, मींस मैंने इसकी ऑप्शंस को हर जगह से, बच्चा जिधर 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 कैलकुलेटर घुमाएगा समझे, वो उधर उधर ही टेकिंग लगाएगा। और फिर आई कैप का जो पेपर है वो कौन बनाता होगा? वो चार्ट अकाउंटेंट बनाता होगा, चांसेस यही हैं। कौन बनाता होगा? चार्ट अकाउंटेंट बनाता होगा, जो एमसीक्यूज का है पैसे लेता होगा बनाने के, ठीक है, और वो टिका के ऐसे काम करता होगा। मैं भी चार्ट अकाउंटेंट हूँ, मेरे अंदर भी वही वाली चीज है मौजूद है, तो चांसेस हैं कि जी उस चार्ट अकाउंटेंट में वही वाली चीज मौजूद होगी कि भाई ऑप्शन जब तक लिखनी ऐसी है, एक है रफली फजूल सी लिख दूं, एक सही रखूं और बाकी सारी फजूल सी लिख दूं, उससे मजा नहीं आता सवाल बनाने का। सवाल बनाने का मजा आता है स्टूडेंट जिधर भी जाए उधर उसको ऑप्शन नजर आए, ठीक है। एक ऑप्शन ये भी लिखी हुई है 17,100 जो कैश रिसीव हुआ था, ठीक। अब सवाल यही है, अगला सवाल मैं इसी के नीचे ना सारी कहानी करने के बाद लिख दूं व्हाट इज द कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कुछ और ना लिखूं तो सीधा सीधा 17,100 ऑप्शन होनी थी। पूरा सवाल वही है, तो सवाल को रिक्वायरमेंट को क्या करना है, गौर से पढ़ना है, पता चले ऊपर सारा आंसर भी लिखा हुआ है और आप सारा काम कर करके थक जाएं और आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन में मौजूद हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मैं जरा जरा सी चीजें चेंज करूंगा तो सवाल कहीं से कहीं चला जाएगा। अभी ऑप्शन कौन सी ठीक थी? 9,400। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखें जरा गौर से पढ़ें, क्या दिखने में सेम लग रहा है? वैल्यूज भी सेम हैं, ऑप्शंस भी सेम हैं, बोले ऑप्शन भी सेम है। आंसर निकालें, चेक करें कि आंसर वही वाला बनता है या नहीं। इधर आपने सही आंसर क्या निकाला है? 9,400। इस सवाल को करें, चेक करें क्या आंसर आता है। ये हाल होता है उन असाइनमेंट करने वाले बच्चों के साथ जो असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट में एक सवाल देखते हैं और कहते हैं ओ यार वही वाला सवाल आया था, और उन्होंने रट्टे भी लगाए होते हैं। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे अगर इतना ही असाइनमेंट से करने वाले बच्चे पास होने होते ना, असाइनमेंट करने से बच्चे पास होने होते, तो मेरा ख्याल है रिजल्ट आई कैप का कोई 80-90% तो होना चाहिए था। वो 30-40%, 30%, 25% पे क्यों होता है? इनकम की कहानी है मेरा ख्याल है इसमें भी, क्या नहीं? इनकम ही है, एक्स लिमिटेड का ही काम है।
हाँ जी, छेती करो ना। फिर से ए है, पहले आपने ए बनाया था, डी। इसमें क्या था? है इनकम की कहानी, बोले इनकम की कहानी है, कुछ बीडीसीडी की कहानी दी हुई या कैश की कहानी दी है। इसका मतलब है कि ये वो उसका काम नहीं है, टाइमलाइन का काम नहीं है, ये टी काउंट का काम है, यही वाला काम है। और इनकम की कहानी दी हुई है रिक्वायरमेंट में, इसका मतलब है चुप करके टी काउंट कौन सा बनाना है? रिसीवेबल। उसमें 4 वेरिएबल्स तो पूरे फिल कर देने हैं, रिसीवेबल, डेबिट और इनकम क्रेडिट, और कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये 4 वेरिएबल्स तो होने ही होने हैं। और इन एडवांस की कहानी आ जाएगी तो वो ये आनी है, ठीक है, समझ लग गई? अब आपने सवाल पढ़ना है और देखना है कि कौन कौन सी चीज दी हुई है। एक्स लिमिटेड रेंट्स बिल्डिंग टू वाई लिमिटेड एड 31 दिसंबर 18, पिछले साल के एंड पर। वायल ओड, वाईएल ने पेमेंट करनी है 4500 की। मींस हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए क्या हुआ? लिखाई गौर से पढ़ो। हमारे लिए एसेट है, वायल के लिए लायबिलिटी है, हमारे लिए क्या है? एसेट है, रिसीवेबल है, तो 4500 यहां पर आएगा, ठीक है। बट 31 दिसंबर 19 पर ही ओड ओनली 3200, उसने सिर्फ 3200 देने हैं। सीडी ये भी हमारे लिए रिसीवेबल बन रहा है। रिसीव्ड किया 17,100 इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और इनकम आएगी एज अ बैलेंसिंग अमाउंट। कितनी बनी? 15,800। क्या दोनों सवालों की ऑप्शन सेम है? बोले आंसर फर्क है? आंसर फर्क है ना? ऑप्शन सेम है, दिखने में वैल्यूज भी सारी सेम है, कैश भी सेम रिसीव हुआ है, लेकिन आंसर क्या है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो खुदारा गौर से पढ़ना है, बस काम करना है, काम करने का अंदाज जरूर सीख ले। चले, what will be charged for insurance in the company statement of profit and loss? What is the meaning of charged for insurance? charged का मतलब क्या होता है? charged का मतलब, charged का मतलब, charged का मतलब, charged का मतलब, नहीं, चार्ज का मतलब क्या है? ना पुत्र ना, चार्ज का मतलब होता है एक्सपेंस। क्या होता है? एक्सपेंस। व्हाट इज चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस? अब आपको पता चल गया ये क्या है, एक्सपेंस की कहानी है। जस्ट पहले नंबर पे क्या पढ़ना है? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट कहां से मिलेगी? ऑप्शन से जस्ट ऊपर से। उसके बाद सवाल पढ़ना शुरू करना है। हमें नहीं पता सवाल किस तरीके का दिया गया है, ठीक, वो टी काउंट से बनना है, वो जो टाइमलाइन है उससे होना है, किससे होना है ये नहीं पता अभी जी। 49, a company accounting year end is 31st December, it always pays its insurance premium annually in advance। ये बताओ एक्सपेंस है, एक्सपेंस की एंट्री जो मर्जी हो जाए, चाहे एडवांस है जो मर्जी है, एंट्री किस हिसाब से होनी है? पेबल के साथ। बना दो जल्दी जल्दी, पेबल के हिसाब से एंट्री बनाओ। आपका ये वाला मसला तो हल करें ना कि जनाब होता ही नहीं है सवाल। क्यों नहीं होता?
रट्टे लगा ही रहोगे तो ये नहीं होएगा। ओए 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 ओए। क्या? हाँ, ये वाला। ये वाला सवाल 2-3 अंदाज से हो सकता है, दोनों तीनों अंदाज से बताता हूं अभी आपको। अकाउंट बनाने का कहा था, अकाउंट की एंट्री नहीं लिख रहे हो, पूरी एंट्री क्यों नहीं आई पेबल की? अकाउंट तो लिख दो, कैलकुलेशन बाद में होती रहेगी, अकाउंट में क्या कुछ आता है वो तो लिखो। पेपर में नहीं पता होता सवाल कैसे किस डगर पर चलना है। पेबल ठीक है, ठीक है, डन हो गया, सही है। बीडी 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 पेबल बीडीसीजी प्रीपेड, ठीक है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कैसे आई है? सर ये मेरे ख्याल से टाइमिंग से होगी क्योंकि ईयर एंड दिसंबर है और ड्यू डेट बन सकती है। हाँ, टाइमलाइन से बहुत इजीली हो जाएगा ये वाला सवाल, लेकिन दोनों अंदाज से हो सकता है। ये सवाल दो अंदाज से हो सकता है, एक हो सकता है टी काउंट के जरिए, दूसरा है टाइम लाइन के जरिए। टाइम लाइन से 2 मिनट में हो जाना है और टी काउंट से 2.5 मिनट में होगा शायद, ठीक है। लेट्स डू इट। अब कहानी आ गई है इस तरह की, 2-3 साल दिए हैं, आपका बीडीसीडी गिवन नहीं है, क्या गिवन है? इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ। क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ। अब टाइमलाइन कौन से साल के बारे में बोल रहा है? तीसरे साल के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तीसरे साल। सबसे पहला स्टेप है टाइमलाइन बनाने का, जो असूल है वो है, मैंने लिखे भी हुए हैं, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। क्या करना है? सबसे पहला काम क्या है? अपना ईयर डिफाइन करें। आपका ईयर है 31 दिसंबर, आई थिंक सो, यस। द ईयर एंडेड 31 दिसंबर लिखा हुआ है ना उन्होंने। अब कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड इज 31 दिसंबर। तो ये आपने अपना ईयर क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया और टाइमलाइन के अंदर उसको लिख दिया है। अब 2-3 साल हैं, 31 दिसंबर ईयर 3, 31 दिसंबर ईयर 2। तीसरे साल का करना है, लिहाजा ईयर 1 की कहानी को देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक हो गया? पहला काम हो गया, आपने डिफाइन ईयर कर दिया। दूसरा काम, जो ईयर गिवन किया है कोई और, वो लिखो। कितने अरसे की पेमेंट है? यहां पे शायद स्टेप्स के अंदर
मैंने 2-3 बातें और शायद लिखी हूँ। ये दिया हुआ क्या लिखा हुआ जी? स्टेप 1 डिफाइन ईयर। बेशक आप ये लिख भी लो, क्योंकि हर चीज के ऊपर मेहनत होती है, तो वो मेहनत पहले से करके रखी हुई है। डिफाइन ईयर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या लिखा हुआ जी? एक्सपेंस कब स्टार्ट होता है वो लिखना है। फिर देखना है कि जी जो पेमेंट्स या रिसीट्स आ रही हैं वो क्वार्टरली आ रही हैं या एनुअली आ रही हैं या सेमी एनुअली आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, कम पेमेंट हो रही हैं। पर मंथ लिखना चाहो तो पर मंथ लिख सकते हो। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यूज बना दो। मैं इसी सवाल जो अभी आपको दिखाया है इससे कई सवाल बना सकता हूं। डेटा सेम है, उससे मैं कई सवाल बना सकता हूं एट अ टाइम। सबसे पहला काम है डिफाइन ईयर फर्स्ट। दूसरा काम है अपना कब से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसकी एनुअल पेमेंट्स हैं, क्वार्टरली हैं, हाफ ईयरली हैं, क्या हैं, फिर वहां से हम कैलकुलेशन करके निकाल कर ले आएंगे। ठीक है? स्टैंड्स फॉर सोकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉकी एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या करना है जी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये स्टेप्स हो गए, लिख लिया आपने। अब मैं तो रूटीन में क्योंकि कर रहा होता हूं, मैं इस तरीके से नोट नहीं करता, मैं तो वो चीजें परफॉर्म कर देता हूं। ठीक है? ये अब आप लोगों के लिए बना के लिखे हैं मैंने। अच्छा जी, अब आ जाओ उसी सवाल के ऊपर। आ जाओ भैया, आ जा आ जा आ जा आ जाना। किधर रह गया है? हमने भी सवाल ना रिवर्स ऑर्डर में शुरू कर लिए हैं। अब मैं स्टेप दोबारा से नहीं लिख रहा, आपने लिख लिए हैं। पहला काम डिफाइन ईयर कर लिया। दूसरा, अब एक्सपेंस का टेन्योर क्या है, क्या बताया हुआ है? एनुअली है। कब से शुरू हो रहा है? इधर गया 1 सितंबर। अगर 1 सितंबर से शुरू होगा तो एंड कब होगा? 31। ड्यू डेट 1 सितंबर ईच ईयर है, तो 31 अगस्त बनेगा ना भाई जी। बोलना यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर, एंडिंग कब है? 31 अगस्त। अब ये वाली दूसरी सिचुएशन आप अपनी टाइमलाइन पे ये ले जाए। ठीक है? इससे पीछे अगर मैं मजीद जाऊं तो ये वाला साल होगा ईयर 1। पहली पेमेंट यहां पे हुई होगी, ऐसे ही। दूसरी पेमेंट यहां पे हुई होगी, और तीसरी पेमेंट कब से लेके कब तक की होगी? 1 सितंबर से लेके यहां तक की होगी। अब आपको अगर आपने गौर से देखना है तो यहां पर अगर पेमेंट हुई है और ये यहां पर पेमेंट अगले साल से भी रिलेटेड हुई है, तो क्या इसको प्रीपेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलें, एडवांस है, प्रीपेड बोलेंगे। अब कितने महीने प्रीपेड में हैं? ये कितने हैं? 4। तो ये कितने होंगे? 8 महीने की क्या है? प्री पेमेंट। और इसी तरीके से यहां पर कितने महीने की प्री पेमेंट है? यहां पर भी 8 महीने की पेमेंट। ठीक है? प्री पेमेंट मींस इस साल में बैठ के अगले साल की पेमेंट। तो वैल्यू थी 2760, वैल्यू थी 3840। 2 सवाल ये बन सकते हैं कि बताओ प्री पेमेंट का ओपनिंग क्या है ईयर 3 का।
और प्री पेमेंट का क्लोजिंग क्या है। ठीक, ये बन सकता है सवाल। अभी सवाल है चार्ज का, अभी सवाल क्या है, चार्ज का। अब यहां पर पेमेंट हुई है 2760, कितनी हुई है 2760। प्री पेमेंट इस साल की 2760 तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 8, पर मंथ बनाओगे 8 महीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 महीने का बैलेंस आ जाएगा जो अगले साल का एक्सपेंस है, लेकिन प्री पेमेंट है 2 ईयर 2 का 1840। इसका मतलब ये 1840 क्या बना, प्रीपेड बना, जो था एक्सपेंस किस साल का, अगले साल। अगली पेमेंट कब कितनी हुई है 3840 ईयर 3 में, 31 अगस्त, ये 31 अगस्त है, 3840 की पेमेंट हुई है यहां पर, 3840 पेड अगले पूरे साल के लिए। तो प्रीपेड यहां पर क्या आएगा, ये भी 3840 तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 8 आएगा, 2560। ये आपका आ गया प्रीपेड। क्या आ गया, प्रीपेड। अगर आपका सवाल हो प्रीपेड या पेएबल बनाने का तो क्या बनता है कि नहीं बनता। प्रीपेड या इन एडवांस मींस देखो अगले साल में कितनी पेमेंट, अगले साल से रेलेवेंट कितनी पेमेंट है, हमारे साल से नहीं। प्री पेमेंट मींस एडवांस, अगले साल से रेलेवेंट कितनी है। यहां पर खड़े हो तो अगले साल को ही देखना है प्री पेमेंट में, और फिर यहां पर खड़े हो तो वो भी अगले साल में देखना है। अब 2 सवाल हो गए। अगर मैं टी काउंट से कर रहा हूं तो ये ऐसे होना था, टी काउंट से कर रहा होता तो मुझे क्या चाहिए, बीडी सीडी और पेमेंट, तो मेरा एक्सपेंस बन जाता है या इनकम बन जाती है। इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, बोले इनकम से एक्सपेंस से, एक्सपेंस से रिलेटेड। तो एक्सपेंस की एंट्रीज किस हिसाब से बनेगी, पेएबल, बीडी पेएबल, सीडी पेएबल, एक्सपेंस डेबिट पेएबल, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ, अगर कोई प्री पेमेंट है तो बीडी प्रीपेड यहां पर आएगा और सीडी प्रीपेड यहां पर आएगा। प्रीपेड है कितना ओपनिंग में 1840, प्रीपेड क्लोजिंग 2560, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट इस साल में पेमेंट कितनी की है 3840 की पेमेंट की है, 3840 पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, और एक्सपेंस एज अ बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा कितना भला, लेकिन जनरली ये वाला सवाल टाइमलाइन पे खत्म हो जाता था। कैसे, वो ऐसे कि आपने टाइमलाइन बनाई, बीडीसीडी फाइंड करने हैं, इसका मतलब टाइमलाइन बनानी पड़ेगी और सही तब ही काम होना है। क्या चाहे मैं एडवांस पे पेमेंट कर रहा हूं चाहे एक्रूवल पे पेमेंट कर रहा हूं, मुझे अपने 12 महीने पूरे करने, बोले 12 महीने पूरे करने। 8 महीने का रेंट मैंने क्या 1840 कैलकुलेट कर लिया, बोले क्या मैं 4 महीने का कैलकुलेट कर सकता हूं, बोले कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं ना, तो कैलकुलेट कर दे और जमा कर ले। फिर अड़तीस 40 तकसीम 12 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ 4 महीने 1200, ये 1280 और ये 1840 इकट्ठे करें, जमा करें, कितने बने 3120 ही आया। इसी वाली कहानी, एक्सपेंस या इनकम में बस अपने साल, अपने महीने पूरे करने हैं साल के,
थोड़ा सा गौर से सवाल देखें, दिखने में थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन वैल्यूज क्या है, माइनस ही क्या है, डिफरेंट है ना। सवाल वही है, वैसा ही सवाल है। जी 29A करें, 29A नजर आ रहा है, इनलार्ज कर देता हूं मैं इसको। देखें क्या ये टाइमलाइन से होता है सवाल या नहीं होता। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस पेड का मतलब हमने पेमेंट किया है, किसके लिए पेमेंट की होगी, एक्सपेंस के लिए पेमेंट की होगी, पेमेंट की है। रिक्वायरमेंट क्या है, ईयर एंड 30 सितंबर है। व्हाट एक्रूअल और प्री पेमेंट इज नीडेड एट ईयर एंड, क्या है नहीं पता। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस पेड एन इलेक्ट्रिसिटी बिल 9 लाख फॉर 3 months टू दिसंबर। द ईयर एंड ऑफ बिजनेस इज 30th September। व्हाट एक्रूअल और प्री पेमेंट इज needed at year end। जी जुबानी सवाल था ये, क्या आंसर है जी। हर दफा अकाउंट नहीं बना के बैठ जाना, टाइमलाइन से सवाल होता है ये सवाल, बल्कि ये जुबानी भी होता है। प्रीपेड 6 लाख वर्किंग, क्या हुआ, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, डिफाइन करो अपना साल, जल्दी करो अभी सवाल होगा। वो बस सोची जा रहे मुंडा, सर प्रीपेड 6 लाख पता नहीं किਵੇਂ बनाया। पहला काम क्या करो, अपना ईयर डिफाइन करो। ईयर एंड क्या है, जल्दी जल्दी बोलो, 30th सितंबर। हमारा ईयर एंड क्या है, 30th सितंबर। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में हमने पेमेंट की है, एक पेमेंट की है, उसकी एंडिंग क्या है, उसकी एंडिंग क्या है, उसकी एंडिंग 31st दिसंबर। तो डिफाइन करो 31st दिसंबर, हो गया। पहले डिफाइन किया आपने 30 सितंबर अपना साल, ऐसे ये देखें, आपने डिफाइन किया अपना साल 30 सितंबर कर दिया। अब आपने कहा कि यार पेमेंट कब हो रही है, पता नहीं कब हो रही है, डेट नहीं बताई हुई, एंडिंग कब है, 31 दिसंबर, यहां पर है 31 दिसंबर तक की एंडिंग है। कितने महीने पीछे खींचूं, कितने महीने की पेमेंट है, 3 महीने दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर। पेमेंट हमने इस साल में की है, तो वो बोले हमारे साल में एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए, ये ईयर एंड में क्या बनता है, प्रीपेड बनता है। हमारे साल में अगले साल से रेलेवेंट पेमेंट है, कितनी पेमेंट है, 3 महीने की सारी पेमेंट तो अगले साल की है, हमारे साल से रेलेवेंट तो कुछ है ही नहीं। उसने ये नहीं बोला 9 लाख फॉर 3 months टू दिसंबर, 9 लाख फॉर 3 पर मंथ, 3 लाख, 3 महीने का 9 लाख।
तो 3 महीने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो ये तीनों तो अगले साल से रेलेवेंट है। तुम्हारे साल में तो जस्ट पेमेंट हुई है, कह लो 30 सितंबर को हमने पेमेंट कर दी, अकाउंटिंग एंट्री तो करनी है ना। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट होगी। क्या होगी? सारी की सारी अगले साल से रेलेवेंट पेमेंट हमने इस साल में की, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री है। क्लियर? पास में लग गई? तो टाइमलाइन से होती थी और एंट्री बनती थी सी ऑप्शन। अब यहां पर मैंने किसी और अंदाज से लिखा हुआ है, सवाल टाइमलाइन से होता है। ये सारे सवालों की टाइमलाइन बना के पेश की थी जा सकती ना। समझ लग गई? अच्छा, जी ये भी सवाल होता है टाइमलाइन से। पहला काम, रिक्वायरमेंट क्या है? Which of the following should be included in his accounts for the year ended 31 अक्टूबर? एक एक्रूवल आ रहा है, प्रीपेमेंट, एक्रूवल, प्रीपेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? एक्रूवल प्रीपेमेंट की बात पूछ रहा है, और इस तरह की बात पूछ रहा हो तो ये आराम से टाइमलाइन से ही होती है। एक सीडी का पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? क्या पूछ रहा है? एक सीडी का पूछ रहा है, क्या होना चाहिए? पहला काम, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। ईयर क्या है? बोलो, ईयर क्या है? क्वार्टरली है, वो तो पेमेंट वाली क्वार्टरली है। ईयर क्या है तुम्हारा? ईयर 31 अक्टूबर, तो डिफाइन करो 31 अक्टूबर 2023 एंडिंग है। स्टार्ट कब होगा? 1 नवंबर को स्टार्ट होगा। बिल्कुल सही कहा, डिफाइन हो गया। अ टेनेंट पेज एनुअल रेंट ऑफ 6000। एनुअल रेंट कितना? पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एरियर। पेमेंट क्वार्टरली होती है। एनुअल रेंट 6000 बता दिया, पर क्वार्टर रेंट कितना बनेगा? 1500 बनेगा। और से पढ़ना बड़ा मकसूद है। एनुअल है 6000, पेमेंट क्वार्टरली होती है, तो क्वार्टरली वैल्यू कितनी बनेगी? 1500। अब पेमेंट कब कब होती है? इन एरियर का मतलब, इन एरियर का मतलब इन एडवांस होता है। इन एरियर का मतलब इन एडवांस होता है। यस, पहले सर्विसेज दे देते हैं, बाद में पेमेंट रिसीव होती है, या पहले एक्सपेंस कर लेते हैं, बाद में पेमेंट होती है। बाद में, एरियर कहते हैं बाद में। एक्रूड का ही कह सकते हैं दूसरा नाम, एरियर। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। चेक करो आखिरी पेमेंट कब हुई है, अपने साल से पुरानी पेमेंट कब हुई है? 30 सितंबर तक। इससे पिछला खाता साफ हो गया होगा कि नहीं होगा? बोले, हो गया होगा? और बोलो, आपने डिफाइन किया सबसे पहले अपना ईयर, इधर गया, ईयर 31 अक्टूबर। इससे पहली पेमेंट यहां पर हुई है 30 सितंबर पर। इसमें इससे पिछले 3 महीने का खाता क्या हो गया होगा? पे हो चुका है। तो ये बताओ, सितंबर के बाद क्या 1 महीना अक्टूबर का आता है? क्या ये एरियर में बस 1 महीना रहा? बोले, तो फिर इसका मतलब 1 महीने की ही एंट्री होनी चाहिए। पेबल की 1 महीने की एंट्री होनी चाहिए, एक्रूवल की 1 महीने की एंट्री होनी चाहिए, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, क्रेडिट, एक्रूवल की एंट्री। यहाँ पे किसी ने कहा था एक्रूवल मुश्किल लगता है, प्रीपेमेंट तो फिर आसान है। मैंने तो नहीं लगता यार औखा है। ये डिफाइन करो तो कहानी खत्म होती है। एंट्री आनी चाहिए, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, क्रेडिट। धार की एंट्री यही है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने?
एक्रूवल या प्री पेमेंट? प्री पेमेंट कितना? एक्रूवल कितनी वैल्यू हुई? लास्ट वाली कितों आ गई? पहली है भाई। अच्छा 500 बोलते, 500 एक महीने का रेंट 500 बनेगा ना, 3 महीने का 1500 है, तो 1 महीने का क्या बनेगा? वैसे यहाँ पर लिखना ना एक बड़ी वैल्यू भी लिखनी चाहिए थी, कोई हैवी किस्म की। 15,000 तो नहीं, 6,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करके, 6,000 कोई क्वार्टरली बना के 6,000 तकसीम 3 करके 2,000 एक ऑप्शन आनी चाहिए थी। यहां पर एक ऑप्शन मुझे देनी चाहिए थी 2,000 एक्रूवल। एक एक्रूवल देनी चाहिए थी 500, एक प्री पेमेंट देनी चाहिए थी 500, एक एक्रूवल देनी चाहिए थी 1,000 और एक एक्रूवल देनी चाहिए थी 2,000। चौथी ऑप्शन मेरी 1,000 प्री पेमेंट नहीं होनी चाहिए थी, ताकि अगर कोई बच्चा 6,000 के साथ से भी कैलकुलेशन करना चाहे तो आराम से सुकून से 1 महीना भी सही बनाए और सुकून से 2,000 के ऊपर टिक भी लगाए। समहाउ वो नहीं दी हुई, बचत हो गई। और कोई कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं, नहीं, अभी भी नहीं। चले आ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आएगा ये तो। अच्छा जी बेटा जी, ये वाला सवाल नोट कर लो, ये वाला सवाल क्या ले, पेपर का सवाल है, फीडबैक का सवाल है, समझ लो। लेकिन मुझे लॉजिकली इसका आंसर चाहिए आपसे, और अगर आपकी लॉजिक्स ठीक हैं तो इस तरह के जितने मर्जी सवाल बना दिए जाएं, मसला ही कोई नहीं। लॉजिक, which of the following statement is are correct? Higher closing prepaid balance than the previous year means that payment for the year exceed the expense of the year. Higher closing accrued income balance than previous year means that receipt of the year is less than the income for the year. पता नहीं, only one statement सही, only 2, only 3, only 4. बिस्मिल्लाह रहमान नहीं गई, नहीं समझ लग रही। ऐसे ही करेंगे ना? कैसे अटेंटिव हो गए हो सारे। मैंने ये बोल दिया ना कि फीडबैक का सवाल है, सारे अटेंटिव हो गए, वो पता नहीं क्या ये कहानी आ गई। जी वो बहुत आसान सा सवाल है। स्टडी टेक्स्ट में क्या ऐसे सवाल हैं कि नहीं है? है ना? तो इसका मतलब क्या, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। स्टडी टेक्स्ट प्लस क्वेश्चन बैंक आप कर ले, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बट एवरीथिंग शुड बी लॉजिकल। लॉजिकली क्लियर हो, आपको एक भी और चीज करने की जरूरत नहीं। स्टडी टेक्स्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी हुई है, एम्पल प्रैक्टिस है, ठीक। फिर उसमें से ही एक्सट्रैक्ट करके मैंने दी हुई है। ये जो मैं पीडीएफ आपको देता हूं, थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो स्टडी टेक्स्ट में नहीं है उतने। तो जो मैं थ्योरी के सवाल दे रहा हूं या जो मैं अब आपकी रिवीजन में जो मैं कर रहा हूं शामिल, ये लाजमी तौर पे साथ कर लेने हैं। मैंने मेहनत की हुई है तो उसके मेहनत का थोड़ा सा फल होना चाहिए। लेकिन स्टडी टेक्स्ट इज द प्राइमरी थिंग और वो लॉजिकल है। हाँ, अब तक तो सवाल का आंसर निकलना चाहिए था। लॉजिक सर, क्योंकि अगर आपका क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस पिछले साल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपने जो पिछले साल की पेमेंट्स हैं वो भी आपके एक्सीड कर रही हैं एक्सपेंस के साथ। एक्सपेंस एक्सीड कर रहा है इस साल का भी प्रीपेड के हिसाब से। फिर से बताओ सर, अगर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस जो है इधर आ, अच्छा जी,
अगर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस है तो ज्यादा है ज्यादा है previous year से। प्रीवियस ईयर से। तो जो इस साल की पेमेंट्स होंगी हाँ, वो पेमेंट्स एक्सपेंस से एक्सीड कर रही होंगी। इस साल की इस पेमेंट्स। साल की पेमेंट्स इस साल के एक्सपेंस से एक्सीड कर रही होंगी। अच्छा, कैसे? कोई लॉजिक, कोई लॉजिक, कोई लॉजिक। प्यारे बच्चों, प्री पेमेंट है, टी काउंट बना दो। जब ये अकाउंट सिखाया ना, वो टी काउंट बना दो। क्या बना दो? टी काउंट बना दो। अभी ये सवाल होगा और मैंने लॉजिक सिखानी है सवाल कैसे करना है। मैंने रट्टे नहीं लगवाने। मैं इसी के 10 सवाल बना सकता हूं। इसमें क्लोजिंग की बजाय क्या कर दूं? ओपनिंग कर दूं। उलट हो जानी कहानी। लॉजिक आती होगी तो वहां पर बैठ के उस लॉजिक के तहत सवाल सॉल्व कर सकोगे। इतना ऐसा लिख लें, बस यहां से लेके यहां तक लिख लो, लॉजिक समझ लो। उसके बाद जितने मर्जी सवाल आ जाएं, आप सारे वो सवाल कर लोगे। क्या मैंने आपको अकाउंट सिखाया है? सिखाया है। एक्सपेंस का अकाउंट आ गया, पेबल के हिसाब से एंट्री होती है। लिखो वही वाला पूरा अकाउंट, वही वाला बना दो। जरा बना दिया। अब इसके अंदर लिखा हुआ है हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस, हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस देन द प्रीवियस ईयर। अब कोई वैल्यूज चूज कर लो। क्लोजिंग को ज्यादा रख दो ओपनिंग से। मसलन क्लोजिंग 100 रख दो, ओपनिंग 80 रख दो, तो क्लोजिंग हायर हो गया। बोले हो गया। अब एंट्रीज भी तो पुट इन करनी है ना, एक्सपेंस और कैश। अब इसको ना बैलेंस कर दो, यहीं पे एज इट इज बैलेंस कर दो। बोले एक साइड पर एक्सपेंस होगा, एक साइड पर कैश आएगा। एक चीज जीरो हो जाएगी, एक चीज बैलेंस में आ जाएगी। आ गया? एक्सपेंस 20 आ गया, कैश 0 आ गया। क्या हुआ? हाँ, एक्सपेंस 20 आ गया, कैश 0 आ गया। तो ये बताएं एक्सपेंस ज्यादा है कैश से या नहीं? सॉल्व हो गया। दोबारा से मैं करवाता हूं। हायर क्लोजिंग प्रीपेड। सबसे पहले आपने कहा कि जो सर ने टी काउंट सिखाया मैं वो लिखूं, वो लिखना पड़ेगा, फिर लॉजिकली आंसर होगा। ये टी काउंट सिखाया था आपको, एक्सपेंस का है ना? बोले बोलो बच्चों, लिखने देना। बहुत सारा लार्ज हुआ है। अब सही लिखा जाएगा। एक्सपेंस पेबल के हिसाब से एंट्रीज बननी है, ऐसे ही है। BD CD, एक्सपेंस डेबिट पेएबल, पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। साथ बोल दिया प्रीपेड भी है। क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड। अब कहता है हायर क्लोजिंग प्रीपेड बैलेंस, मींस प्रीपेड से ये 100 था तो ये क्या था? 80। पिछले साल का प्रीपेमेंट से ये ज्यादा हो गया। आप 90-100 कर लो, जो मर्जी कर लो, बस आपने ये देखना है हायर कौन सी चीज है। कोई भी वैल्यू चूज करके 150-100 लिख लो बेशक। ये नहीं है कि 80-100 ही लिखना है, कोई फिक्स होगी कहानी। मैंने हो सकता है नीचे किसी और वैल्यूज के साथ सॉल्व किया हो। अच्छा, अब इस एंट्री को अब क्या कर दो? बैलेंस कर दो। देन द प्रीवियस ईयर मींस दैट पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड द एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब हमने इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस यहां पर 20 बन जाएगा, ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब सोचो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस कम है, पेमेंट ज्यादा है। यहां पे क्या लिखा है? मींस दैट पेमेंट फॉर द ईयर एक्सीड्स, पेमेंट ज्यादा है एक्सपेंस से। ये वाली चीज सही हुई या गलत हुई? बोले सही हुई या गलत हुई? ये सही हो गई। अच्छा, अब इधर आओ। ये वाली तो सही है, सेम स्टेटमेंट ही है।
अच्छा, अब जो मैंने तरीकाकार सिखाया आपको उसके मुताबिक बी को काम करो। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है जी? रिसीवेबल का काम इनकम से रिलेट कर रहा है, तो रिसीवेबल का अकाउंट बना दो। क्या करो, मैंने ये दो चीजें सिखाई हैं, इनकम का लिंक रिसीवेबल के साथ और एक्सपेंस का लिंक पेबल के साथ, अगर एंट्री सही लिखनी है तो। और कुछ नहीं सिखाया आपको। दूसरी भी ठीक है, पता नहीं, मैं भी चेक करूँ के बताऊंगा आपको, क्योंकि मसला मेरे साथ यह है कि मैं रट्टा खुद नहीं लगाता। अगर मैं रट्टा लगाना शुरू कर दूं तो फिर मैं ये पढ़ा चुका बस। फिर क्यों जी ना, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट चेंज होती है, ऐसे ऐसे सवाल चेंज होते हैं, और ऐसे ऐसे सवाल चेंज करके मैं इसी में एक स्टेटमेंट गलत कर दूंगा, फिर एक ऑप्शन सही हो जाएगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट गलत कर दूंगा, फिर दोनों गलत हो जाएंगी। मैं इसी एक ही सवाल से 4 सवाल बना दूंगा। ठीक है, इसमें मींस दैट एक्सपेंस एक्सीड पेमेंट, एक ऑप्शन गलत हो जाएगी, एक सही हो जाएगी, और आंसर चेंज हो जाएगा। फिर इसको भी गलत कर दूंगा, फिर आंसर दोनों गलत के ऊपर आ जाएगा। तो 4 सवाल एक ही सवाल से, 2 ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन गलत, फिर ऑप्शन ए सही, फिर ऑप्शन बी सही करके मैं 4 सवाल बना दूंगा उठा के। सही कर कौन सकता है? जो बस ये लॉजिकली काम कर ले वो सही देख सकता है, अदरवाइज रट्टा यहां पे लग ही नहीं सकता। या लग सकता है? मुझे आप बता दें, अगर आप रट्टे से चलेंगे फिर नहीं होना। हायर क्लोजिंग एक्रूड इनकम बैलेंस, एक्रूड इनकम मींस रिसीवेबल का अकाउंट। रिसीवेबल का अकाउंट क्या सिखाया था? ये क्या सिखाया था? रिसीवेबल बीडी, रिसीवेबल सीडी, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, अब अगर इन एडवांस की कहानी हुई तो फिर लिख देंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। क्या लिखा? हायर क्लोजिंग एक्रूड इनकम, डन हो गया। बैलेंस देन द प्रीवियस ईयर मींस क्लोजिंग ज्यादा है, हायर क्लोजिंग एक्रूड, क्लोजिंग ज्यादा है। मैंने यहां पर लिखा 150, यहां पे लिखा 100, ज्यादा हो गया। अब बैलेंस करूंगा, 50 यहां पे, कैश यहां पर। अब इसका मतलब क्या है? इनकम ज्यादा है, कैश कम है। मींस दैट receipt for the year is less than the income. Receipt is less than income. Yes, receipt क्या है? less than income ही बन रही है ना? हाँ? यही सवाल ग्रेटर के साथ भी बन सकता था। फलानी चीज ग्रेटर है, इनकम इज ग्रेटर देन receipt, फिर भी सही होना चाहिए, होता है फिर ही सही होना चाहिए। तो मैं तो कई पैंतरे बदल सकता हूं इसके अंदर। सो एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू। आई थिंक सो आपको समझ लग गई है। कोई भी ये चीज अज्यूम कर लो, मैंने तो बैलेंस करके बताया ना, यहां पर मैंने दूसरे अंदाज से सॉल्व किया हुआ है। मैंने कहा ये और ये मैं फिल कर देता हूं, कोई भी मैं वैल्यू फिल कर देता हूं यहां पर। अभी मैंने तो डायरेक्टली बैलेंस करना बता दिया कि एक 0 आ जाएगा। मैं कोई भी वैल्यू फिट कर देता हूं तो दूसरी वैल्यू यहां पे फिल हो जाएगी, और खुद ब खुद देखा जाएगा इनकम ज्यादा है कैश से या इनकम कम है कैश से। सोचना है, राइट अकाउंट आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा होपफुली। और चलो भाई, नहीं बात मान रहा, कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
फाइन, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। हाँ, स्टार्ट में पहुंचते हैं। Which of the following statement is incorrect? पहले से ही रट्टा लगाया सी। या ऑप्शन देख लिया इसने। Which of the following statement is incorrect? Income received in advance is a current liability. सही है या नहीं? Income received in advance is a current liability. ठीक है जी। Accrued income is a current asset. ये भी सही है, रिसीवेबल होता है। Prepaid insurance is a current liability. ये क्या है? एसेट है, ये तो गलत है। सैलरीज पेबल इज अ करंट लायबिलिटी, ये तो ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सी हुई? सी। तो ऑप्शन सही कौन सी हुई? सी। इसमें भी नॉलेज होगा तो ही करेंगे ना। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त सवाल है, मशहूर जमाना सवाल। Annual rent expense for TTT for the period 1st July 18 to 30 June is 35,000, which is 25% more than the previous year. Rent expense is paid on 1st July. What is the charge of rent expense in the statement of profit or loss? Charge का मतलब expense, रट्टा लगाया हुआ इसने 28,000 के ऊपर, हैं? किया है? कैसे किया है? 25% ज्यादा है। फार्मूला से? पुत्र जरा और ना सवाल कर लो। हाँ, आंसर कोई होर आ जाना जे। हाली यह सवाल तुसी कीता होया है। टाइमलाइन का सवाल है, चलिए ये बता दूंगा। माइंड चेंज हो गया? शुक्र है माइंड चेंज हो गया जनाब का, शुक्र है माइंड चेंज हो गया। बड़ा मजेदार सवाल है एंड वेरी इजी सवाल। मैंने आपको टोटल 6 फार्मूला सिखाए थे, 6 फार्मूला का गिफ्ट दिया था, याद है? बोले दिया था। एक फार्मूला था उसमें से आफ्टर इंक्रीज का था। क्या ये इंक्रीज होने के बाद की कहानी बोली है, विच इज 25% मोर देन द प्रीवियस ईयर। आफ्टर इंक्रीज वाली कहानी हुई। तो फिर आफ्टर इंक्रीज करंट ईयर वाला 35 है, पिछले साल का निकालने कितना बनता है? पिछले साल का बनाए कितना बनता है? कितना बना? नहीं बना? 28,000। सही बना है, सही बना है। लेकिन वंस अगेन अगर आपको याद हो तो कुछ स्टेप्स लिखवाए थे टाइमलाइन के। डिफाइन ईयर फर्स्ट, नंबर 2 पेमेंट कब कब हो रही है उसको देखो, ठीक है, कितने कितने अरसे की है वो देखो। तो अब वो वाली चीज आपने फाइंड करी है कि पिछले साल का क्या है, बिल्कुल सही फाइंड कर ली है कि पिछले साल 28,000 रुपए किया था, इस साल 35,000 रुपए किया है। ये देखें जी, डिफाइन ईयर फर्स्ट, पहला साल ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18।
ये आ गया 31 दिसंबर 18, ठीक है, एक इससे आगे भी है। ये जो पेमेंट हुई है ये 1 जुलाई 18 से 30 जून की है, डन। यहां से लेके यहां तक की है 35,000। इससे पिछले साल की आपने निकालनी थी आफ्टर इंक्रीज के फार्मूले के जरिए, आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इंटू 1+r, ये फार्मूला था। अब 35,000 तो बात की है, पहले की नहीं पता, और 25% इंक्रीज है, तो पिछले साल की जो है वो आ जाएगी 28,000, ये 28,000 है। चार्ज है हमारे साल में जितने हैं महीने उतने पूरे कर दो, चार्ज हो या इनकम हो। अपने साल में कह सकता हूं 6 महीने इधर से आ रहे हैं और 6 महीने इधर से आ रहे हैं। 28 का आधा 14, 35 का आधा 17.5 थे 14, 31.5 आंसर। क्या 28 पुराना नजर आ रहा है? भाईजान ने जो छेती छेती तो सर मस्ता ही कोई 28 आ रहा है क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक 28 भी नजर आ रहा है, एक ये 35 भी नजर आ रहा है, और पता नहीं 7,000 क्वार्टर का पर क्वार्टर का आ जाएगा पिछले साल का, वो कोई ना कोई कहानी हो जाएगी। बस खाम में दिया हुआ है 7,000, बनता नहीं था 7,000 लिखना इसका, इसको कुछ और लिखना चाहिए था। बहरहाल कुछ और लिखना चाहिए था, 7,000 बनता नहीं था, ऑप्शन बनती नहीं थी। समझ लग गई कि नहीं लगी? अब अगर आपसे कहा जाए प्रीपेड बता दो या एक्रूअल बता दो तो बता सकते हो। यहां पर प्रीपेड कितना आएगा? हाफ ईयर का आएगा ना। इस अगले साल का प्रीपेमेंट 14 था, इस साल के एंड पर प्रीपेमेंट 17,500। अब यही वाला सेम सवाल उठाऊं, सेम सवाल बनाऊं और रिक्वायरमेंट चेंज कर दूं, व्हाट इज द प्रीपेड और एक्रूअल बैलेंस क्लोजिंग? 17,500 प्रीपेड, 17,500 एक्रूअल, 14,000 प्रीपेड, 14,000 एक्रूअल। बन सकता है कि नहीं बन सकता? सेम सवाल के जरिए बन सकता है ना। तो कोई पता नहीं है, सवाल यहां पर देखने में सेम लग रहा हो, नीचे रिक्वायरमेंट क्या हो, चेंज हो, और 2-3 सवालों की रिक्वायरमेंट के आंसर सेम हो। सेम सवाल बनाऊं, यहां पर ऑप्शन 17,500 एक लिख दूं, क्या लिख दूं? एक सवाल के अंदर यही चार्ज का सवाल लिख दूं, दूसरे सवाल में क्लोजिंग प्रीपेड लिख दूं। व्हाट वुड बी द क्लोजिंग प्रीपेड एट द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 18? क्या आंसर होगा? 17,500। तो एक सवाल का आंसर बन रहा होगा 31,500, दूसरे सवाल का आंसर बन रहा होगा 17,500, और ऑप्शन सेम रखूं, कोई चेंज ना को। लें जी, मैंने कहा था प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट, मैंने कल सिखाया था, कल बताया था 2 चीजें मैंने, इंपैक्ट ऑफ करेक्शन एंड इंपैक्ट ऑफ एरर। 2 चीजें बताई थी, बताइए, याद आ गया? इंपैक्ट ऑफ करेक्शन, अब सवाल कहीं और, मैं पढ़ा कहीं और रहा था, अप्लाई कहां पे हो रहा है? एक्रूअल के चैप्टर में हो रहा है, क्योंकि ये वाली चीज तो हर चैप्टर में आएगी। एरर लॉजिक आपको सिखाई थी मैंने, अब आपने मुझे इसका आंसर बिल्कुल सही वाला आपने निकाल के देना है। और ये स्टडी टेक्स्ट का सवाल है, इसका सवाल है, स्टडी टेक्स्ट का सवाल है। घर में बैठे हुए तो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। जुबानी रट्टा लगाया हुआ तुमने, क्यों भाई? डबल इफेक्ट होना है बेटा मुझे लॉजिक चाहिए, डबल इफेक्ट क्या होना है?
After filing the draft accounts, Ruslan identified that it has treated prepaid insurance of 1000 as accrued expense. What will be the impact of correction? बेटा डबल इम्पैक्ट तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. मैंने कहा डबल इम्पैक्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है. There's a possibility. एक सवाल होगा जिसके अंदर मैं इसी तरह का सवाल बनाऊंगा. एक सवाल की ऑप्शन होगी ए, दूसरे सवाल की ऑप्शन होगी डी. लॉजिक के साथ बात करनी है मेरे साथ. डबल इम्पैक्ट ठीक है, आपने निकाल दिया, ये दोनों ऑप्शन आउट हो गई. ये भी एक तरीकाकार होता है करेक्शन करने का. डबल इम्पैक्ट आपने बिल्कुल सही जज किया है कि डबल इम्पैक्ट आना है. डेबिट वाली चीज क्रेडिट में लिख दी या क्रेडिट वाली चीज डेबिट में लिख दे तो डबल इम्पैक्ट करेक्शन का होता है. एक्सेप्टेड. लेकिन 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 खुदारा लॉजिक के साथ है. आपकी क्लास तो नहीं है आप बराबर 10 मिनट बाद होगा. 10-15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम. हाँ जी बच्चों, दिस इज अ फेवरेट ऑफ FAR एज वेल एज दिस इज फेवरेट ऑफ इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग या फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग एज वेल एज FAR एज वेल एज FAR2 या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग. प्रॉफिट का इंपैक्ट उसका फेवरेट एरिया है. मैं तीनों चीजें पढ़ाता हूं, ठीक, मुझे पता है ये उसका क्या है, फेवरेट एरिया. जी, after finalizing the draft accounts, Arslan identified that he has treated prepaid insurance of 1000 as accrued expense. Accrued expense की एंट्री. मैंने एक छोटी सी बात कही थी आपको, मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी, करेक्शन ऑफ एरर का रूल. क्या यही वाला सवाल देकर मैं कह सकता हूं रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओ? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना. तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या होंगी? लेट्स डू द रेक्टिफाइंग एंट्री. बेस स्ट्रॉन्ग करो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी इंशाल्लाह. जो सी चीज नहीं हुई उसे रिकॉर्ड कर दो, जो सी चीज गलत हो गई उसे रिवर्स कर दो. ये रूल बताया था. क्या प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड करनी थी? बोले प्रीपेड डेबिट होना चाहिए था. बोले नहीं किया, डेबिट कर दो. करो करो ना, प्रीपेड डेबिट करो. प्रीपेमेंट रिकॉर्ड नहीं की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो अकाउंटेंट भाई है ना, उन्होंने जब पेमेंट की तो उन्होंने एक्सपेंस को डेबिट किया. किसको डेबिट किया? मैंने अपनी क्लासेस के लिए ना एक नाम रखा हुआ है अकाउंटेंट का, चाचा असलम. क्या रखा हुआ जी? चाचा असलम. पुराने जमाने के अकाउंटेंट है, उन्हें बस कैश बेसिस अकाउंटिंग आती है. जब भी वो पेमेंट करते हैं एंट्री पास कर देते हैं एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट. जब भी वो कैश रिसीव करते हैं कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट. और हम उनकी गलतियां क्या करते हैं, ठीक करते हैं. तो चाचा असलम हमारे अकाउंटेंट ने जब पेमेंट की थी तो एक्सपेंस डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर. हमने ईयर एंड पे उसको ठीक करना था. हमें पता चल गया कि कुछ वैल्यू प्रीपेड है, तुम्हारी एंट्री प्रीपेमेंट की क्या बन जाएगी, ईयर एंड एडजस्टमेंट. ये भी आगे कोर्स का ऐसा है, अभी दिखाऊंगा एंट्री. प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट क्या बनेगी? ये रूटीन की एंट्री है. फाइनल अकाउंट के सवाल के लिए भी, फाइनल अकाउंट के सवाल के लिए भी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए, एक्रूअल के चैप्टर के लिए भी. वाहिद एंट्री प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट. ये रेक्टिफाइंग एंट्री है, ईयर एंड एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसे. प्रीपेमेंट नहीं लिखी गई तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट. ये जो नहीं लिखा गया था हमने वो लिख दिया, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट. ये मैंने लिख दिया प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट. कितने से? 1000. मैंने क्या गलत लिख दिया हुआ है? मैंने एक्रूड एक्सपेंस लिख दिया हुआ है. एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है?
आज ये लेक्चर में पहली एंट्री लिखवाई आपसे उधार की, एक्रूअल की, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री होती है एक्रूअल की। ये वाली एंट्री कर दी अगले बंदे ने गलत, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये कर चुका हुआ है। इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इसको रिवर्स करूंगा। पेएबल डेबिट और एक्सपेंस, ये लो दूसरी एंट्री होगी पेएबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट देखना है, क्या देखना है, इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट देखना है। एक छोटा सा रूल बताया था आपको, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, तो दोनों क्रेडिट हुए हैं एक्सपेंस या डेबिट हुए हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा इससे या कम होगा, बढ़ेगा। वेल डन। ऑप्शन कौन सी ठीक है सर? मैं तो कह रहा था ऑप्शन ए सही है ना? बच्चे ने तो बोलना है सर मैं तो कह रहा था ऑप्शन ए सही है। ले जी, अब आपने ये सेम यही वाला सवाल है मेरा। अब हमने सवाल मैंने चेंज कर दिया, मैंने ये चेंज कर दिया कि जनाब एक्रूड एक्सपेंस था, मैंने लिख दिया प्रीपेड। क्या था? मैं नरेशन चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं it was identified that insurance accrued was treated as prepaid, या इंश्योरेंस में लफ्ज नहीं यूज करता मैं, एक्सपेंस प्रीपेड was treated as accrued। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट बताएं, ₹1000 है, रट्टा नहीं, एंटी के साथ, रेक्टिफाइंग एंटी के साथ, क्योंकि मैंने एक तीर से दो तीन शिकार करने हैं। मैंने आपको रेक्टिफाइंग एंटी भी सिखानी है, मैंने आपको इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट भी सिखाना है। इसी का ही सवाल एक और बनता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एरर, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एरर। एक ही सवाल से पता नहीं कितने कितने सवाल बन सकते हैं। पहले मुझे इसका बताएं, एक्सपेंस प्रीपेड था, ट्रीट क्या हो गया, एक्रूड। तो जो सी चीज नहीं लिखी उसे क्या करो, रिकॉर्ड करो, और जो सी चीज गलत है उससे क्या करो, रिवर्स करो, बनाओ एंट्री। कर दी क्या? एक्सपेंस डेबिट में अगर पेएबल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा, 2000 पे लिखिए। expense prepaid was treated as accrued, expense prepaid was treated as accrued। I need rectifying entries। प्रीपेड था, प्रीपेड की एंट्री क्या सिखाई अभी, प्रीपेड था, क्या एंट्री सिखाई, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस। एक तो ये होगी प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से, 1000 से, ये होना चाहिए। दूसरी एंट्री हमने इसे एक्रूड के तौर पर लिख दिया है, यानी कि हमने एंट्री पास कर दी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो अब इसको ठीक करूं तो पेएबल डेबिट और एक्सपेंस, अब बताओ इम्पैक्ट क्या आएगा। अब भी क्या आ रहा है, उसी क्या रहे डिक्रीज आ रहे हैं। आप क्या रहे थे, ये तो वही वाला आंसर आ गया, नहीं जी इसकी भाई सेम हो गई है, उलट उलट नहीं हुई। अच्छा एक मिनट, इंसान identified that he has treated prepaid insurance of one as accrued expense। हाँ ये तो सेम हो गई ट्रीटमेंट। क्या लिखना था मैंने, एक्सपेंस एक्रूड वाज ट्रीटेड एज, ठीक है जी, एक्सपेंस एक्रूड वाज ट्रीटेड एज प्रीपेड ₹1000। impact of
करेक्शन, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। क्या होगा जी? एक्सपेंस अक्रूड था, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, ये एंट्री नहीं हुई थी और हमने इसको प्रीपेड ट्रीट कर दिया, प्रीपेड डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया। आप ठीक करने के लिए क्या करेंगे? एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट करेंगे। अब क्या हो जाएगा? डिक्रीज बाय 2000। सही तो कहा था सर। ये भी फेवरेट एरिया उसका। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? घर में होमवर्क ये करेंगे कि आपने स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस सारे कर मारने हैं। 100 क्वेश्चन बनेगा ये एमसीक्यूज, जिसमें से लगभग कोई 30-40 तो ऐसे होंगे जो क्या होंगे? स्टेटमेंट फॉर्म वाले होंगे, जो तो ऐसे ऐसे होंगे, और बाकी के होंगे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर चंद दिन रह गए हैं। तो कल आप अपनी प्रॉब्लम्स भी ले आओगे इस चैप्टर की, मैं वो वाली प्रॉब्लम साथ साथ डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? कुछ तरीकेकार आपको पता चल गए टाइमलाइन के, तो बहुत जल्दी टाइमलाइन से सवाल सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। चाहे आपका पेबल का सवाल हो, चाहे प्रीपेड का हो, चाहे एक्सपेंस का हो, चाहे इनकम का हो। इनकम और एक्सपेंस में याद एक चीज रखनी है, पूरा साल मुकम्मल कर देना है, कितना बनना चाहिए है। तरीकाकार वही होगा, डिफाइन ईयर फर्स्ट, फिर जो टेन्योर दिया हुआ है दूसरी चीज का, उस टेन्योर को डिफाइन कर दो, और फिर देखो आपके साल में कितना हिस्सा आता है। वो आपका इनकम और एक्सपेंस का सवाल हो गया। अगले साल से रिलेटेड है, ये प्रीपेड या इन एडवांस है। अपने साल का पे नहीं हुआ, ये एक्रूड है। अपने साल का पे नहीं हुआ या रिसीव नहीं हुआ, ये एक्रूड इनकम या एक्रूड एक्सपेंस है। और अगले साल से रेलेवेंट पेमेंट हो गई, ये क्या है? एडवांस की कहानी। तो टाइमलाइन पे ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? सॉल्व हो जाती हैं। 4 वेरिएबल मस्ट हैं एक्सपेंस के, 4 वेरिएबल मस्ट हैं किसके? इनकम के। उधार के ऊपर होना है सारा काम, एंट्री हमेशा उधार के हिसाब से बननी है। वो नहीं सही बनाओगे, सवाल गलत डगर के ऊपर चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।